जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल मैत्र अकेडमी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी का एक टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा डीएनए, द सर्च ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक मोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड एचजीपी दैट इज़ योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ इस टाइम में हमने सबसे पहले स्टार्ट करना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए हम सबको पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये अर्थ पर प्रेजेंट मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, दैट इज़ योर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑल्दो और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस है वो कैरी करते हैं आरएनए, जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ज़्यादातर जो डीएनए होता है वही एज ए जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज़ होता है बट कुछ वायरसेस में यूज़ होगा। और अगर हम ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन के केस में बात करें तो आरएनए मॉलिक्यूल कहाँ यूज़ होता है एज ए मैसेंजर, डेट इज़ mRNA, मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा आरएनए का रोल और क्या क्या है। अगर मैं आरएनए के बारे में बात करूं तो आरएनए आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ऑर्गेनिज्म में हायर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन के केस में या हमारे जो हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो हमारे पास आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये 3 टाइप के आरएनए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और तीनों का अपना अपना काम होता है और तीनों को ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आगे फर्दर लेक्चर में। टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है और आरएनए डिटेल में क्या होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, कैसे आरएनए से डीएनए बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और कैसे जेनेटिक कोड्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस को। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन्स के। और इसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है जिसको हम जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया। डीएनए है, डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे। आरएनए का फॉर्मेशन होना फ्रॉम डीएनए उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारे पास जो एमआरएनए होता है, अब इस एमआरएनए के अंदर कुछ जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट होंगे। जिन जेनेटिक कोड्स को डिकोड करके हमने वहाँ पर अमाइनो एसिड पुट करना है और अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस आपका अल्टीमेटली प्रोटीन देगा और उस प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। तो ये बेसिक डिस्कशन अभी मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। जो डिटेल डिस्कशन होगा वो आगे फर्दर लेक्चर में होगा। स्टार्ट करते हैं हमारे आरएनए मॉलिक्यूल से डीएनए मॉलिक्यूल से। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज़ ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका जो लेंथ होगा वो यूजुअली कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका लेंथ हम डिटरमाइन करेंगे कितना नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। एक डीएनए के अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोटाइड्स को हम बेस पेयर भी बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म ही यही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फिर किससे बनेंगे, ऑफ कोर्स न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल से, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से बनने वाले हैं। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं आपके सामने स्क्रीन में ये जो एक इमेज दे रखी है ये है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सबसे पहला है आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, देन ये है आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड
इसके बाद है ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड और ये है फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। हम यहाँ पर दो टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड और एक हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। यहाँ ये टी है, यहाँ पर ये एस है। इसे आप याद रख सकते हैं। टी यानी कि इसके अंदर आपके 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। क्या होगा मैं अभी डिस्कस करूँगी। और इसके अंदर आपके 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड में 3, टी मतलब 3 मतलब 3 मॉलिक्यूल्स और दूसरा जो बच गया वो आपका 2 मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें जो मैंने 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी, वो 3 मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड के केस में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यह है आपका फॉस्फेट ग्रुप, पी ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट। सेकेंड पार्ट क्या रहेगा? ये है ग्लूकोज शुगर बेस। और थर्ड जो होगा वो होगा नाइट्रोजनस बेस। ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो आपका एज इट इज़ फॉस्फेट ग्रुप रहेगा ही। दूसरा शुगर है, ये आपका शुगर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है। तीसरा जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है इसका वेरिएशन होता है। मतलब ये कि हर एक बेस के अंदर, हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। न्यूक्लियोटाइड में आपके पास 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है शुगर ग्रुप, शुगर बेस, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। ये 3 मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर आपका फॉस्फेट ग्रुप ये सब में प्रेजेंट है। सब में कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास ये जो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड्स बताए हैं। चारों न्यूक्लियोटाइड्स में ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। फिर हमारे अंदर वेरिएशन कैसे होती है, हमें कैसे डिफरेंट पता चलेगा? ये तो सब सेम हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में डिफरेंस क्या है? अगर सभी सेम होंगे फिर वेरिएशन कहाँ है, डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस क्रिएट होता है इस नाइट्रोजनस बेस की वजह से। फॉस्फेट इसमें भी है, फॉस्फेट इसमें भी है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें भी है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें भी शुगर बेस है, इसमें भी शुगर बेस है, इसमें भी शुगर बेस है, इसमें भी शुगर बेस है। ठीक है, और जो थर्ड है इसमें भी नाइट्रोजनस है, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस है, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस है। चारों में तो सिमिलैरिटी होगी है। फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस होगा कि नाइट्रोजनस बेस कौन सा है। एडेनिन है, थाइमिन है, आपका ए है, टी है, जी है, सी है, क्या है? ये जो मैंने नाम बोल दिया, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसके बेसिस पर न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगर इस पैराग्राफ को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, तो इसमें क्या है? इसमें वही जो मैंने आपको बताया वही इसमें ब्रीफ आउट कर इसमें थोड़ा डिटेल में बताया जो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। एक बार फटाफट से इसको रीडिंग कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट्स, मैंने आपको जैसे बताया था। नाइट्रोजनस बेस, शुगर बेस, पेंटोज शुगर होता है। इसमें हम डीएनए और आरएनए का इन जनरल पढ़ रहे हैं, डीएनए और आरएनए का। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। अब डीएनए और आरएनए दोनों में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है,
फिर डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ तो चेंज होगा, वो चेंज है पेंटोज शुगर में। राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसलिए उसका जो शुगर होगा वो राइबोज शुगर होगी। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसलिए उसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया इसका शुगर ग्रुप का डिफरेंस। इसके बाद मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजनस बेस, मैंने आपको बता दिया पेंटोज शुगर, और तीसरा जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब शुगर के बेस पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एक आ जाएगा आरएनए, एक मॉलिक्यूल आ जाएगा डीएनए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा, अब हमारे पास आएगा नाइट्रोजनस बेस, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था कि नाइट्रोजनस बेस का क्या है। नाइट्रोजनस बेस होता है दो टाइप के, अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ। नाइट्रोजनस बेस जो होंगे वो होंगे दो टाइप के। एक होता है आपका पिरिडिन, जिसको हम पी वाई से डिनोट करते हैं, पिरिडिन, और दूसरा होता है प्यूरिन्स। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, पिरामिडिन एंड प्यूरिन्स। फिर फर्दर इनके टू टाइप्स ईच होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं। अब आपके प्यूरिन के अंदर क्या होगा, ANG। ठीक है, इन दोनों के अंदर होगा एडेनिन ग्वानिन, ANG। इसके अंदर क्या होगा आपका TNC, थायमीन और साइटोसिन। वन मोर थिंग, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्लैश लगा रही हूँ, T/U। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा क्लियर लिखने की कोशिश करती हूँ। नाइट्रोजनस बेस आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पिरिडिन और एक होता है प्यूरिन। पिरामिडिन आपके टू टाइप्स के, प्यूरिन आपके टू टाइप्स के। प्यूरिन आपके होते हैं एडेनिन ग्वानिन। इसको आप ऐसे याद रख लो, प्यूरिन में आग होती है, प्यूरिन में आग होती है, तो एडेनिन ग्वानिन आप ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, अब पिरामिडिन में आ जाते हैं। पिरामिडिन में क्या होता है, थायमीन और साइटोसिन, थायमीन एंड साइटोसिन, ये पिरामिडिन है। अब यहाँ पर एक और इसके अंदर एक आप याद कर सकते हैं टाइप आएगा, मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, मुझे वहाँ स्पेस नहीं मिली है। ये इसमें आपका U और T, मैंने यहाँ पर U एंड T क्यों लिखा है, उसका एक रीज़न है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। U होता है यूरासिल, U स्टैंड्स फॉर यूरासिल, U स्टैंड्स फॉर यूरासिल। अब क्या होता है, हम DNA और RNA के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस आपके टू टाइप्स के हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। फर्दर इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, अगर मैं DNA के केस में बात कर रही हूँ, अगर मैं DNA के केस में बात करूँ तो DNA के अंदर आपके पास नाइट्रोजनस बेस या तो थायमीन होगा, या साइटोसिन होगा, या एडेनिन होगा, या ग्वानिन होगा। मतलब कि DNA में इन चार न्यूक्लियोटाइड बेस के अलावा और इन चार नाइट्रोजनस बेस के अलावा और कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं है। ठीक है, ये पक्के हैं। अब अगर मैं DNA के बजाय RNA के बारे में बात करूं, DNA के बजाय RNA के बारे में बात करूं, तब क्या होगा, RNA में और DNA में एक डिफरेंस है, वो है डिफरेंस इस पिरामिडिन का। जहाँ DNA के केस में साइटोसिन यानी कि C, A और G तीनों प्रेजेंट होते हैं, RNA के केस में यूरासिल यानी U, C यानी साइटोसिन, A यानी एडेनिन और G मतलब ग्वानिन, ये प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। DNA में आपका होगा AGCT, ये प्रेजेंट होंगे आपके DNA के केस में। अब अगर मैं RNA के बारे में बात करूँ तो RNA में AG ये तो प्रेजेंट है, थायमीन की जगह यूरासिल आ जाएगा, और C वो भी प्रेजेंट है। तो दोनों के केस में बस ये डिफरेंस है। ठीक है, अब यूरासिल जो होता है वो RNA के केस में प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ थायमीन, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक होता है OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर के साथ।
वो डायग्राम में हमने देख लिया कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो आपका नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपका किसके साथ कनेक्ट होता है, ये रहा नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोज शुगर है। अगर आपको याद हो अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो ये अगर मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाऊं तो इसको मैं अगर फर्स्ट पोजीशन दूं, क्योंकि OH यहाँ पर आएगा तो आपका ये फर्स्ट पोजीशन डिनोट होगा, तो ये आपका ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, इसके सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये फर्स्ट पोजीशन कार्बन है, इस कार्बन पर ही आपका नाइट्रोजनस बेस लगने वाला है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता दी है। इसके बाद अगर यहाँ पर एडेनोसिन ग्रुप प्रेजेंट है, अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके बाद करने वाले हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स का नाम। अब मैंने आपको बोल दिया ना कि ये आपके 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आपके 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो कुछ तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। ऑफ कोर्स वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रोजनस ग्रुप, कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे डिफरेंस है, उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस है इनका नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्रेजेंट है। अब इस नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पर इनके नेम है, न्यूक्लियोटाइड तो जनरल नेम है, अब इनको कुछ स्पेसिफिक नेम तो प्रेजेंट होगा। तो वो क्या क्या नाम है, अगर तो नाइट्रोजनस बेस एडोसिन है तब उसको बोल देंगे डीऑक्सी एडेनोसिन, और अगर ग्वानोसिन प्रेजेंट है यानी ग्वानिन प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन, और अगर साइटिडीन प्रेजेंट है जैसे साइटिडीन है तो उसको बोल देंगे डीऑक्सी साइटिडीन, और अगर यूरिडिन प्रेजेंट है डीऑक्सी थाइमिडीन, और अगर आपका या तो उसको यूरिडिन बोल देंगे अगर आपका यूरिडिन प्रेजेंट है। अब क्योंकि हम इसको डीऑक्सी यूरिडिन नहीं बोल सकते ना, डीऑक्सी यूरिडिन नहीं बोल सकते क्योंकि यूरिडिन तो आपका RNA में प्रेजेंट होता है, तो उसके केस में तो डीऑक्सी तो आएगा ही नहीं, तो डीऑक्सी थाइमिडीन है। ठीक है, यूरिडिन जैसे साइटिडीन हो गया, डीऑक्सी साइटिडीन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये DNA के साथ प्रेजेंट होता है, बट यूरिडिन तो सिर्फ और सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है ना। अभी तो मैंने आपको बताया था ना कि थाइमिडीन को ये रिप्लेस कर देता है यूरेसिल, तो इसलिए यहाँ पर आपका DNA के केस में यूरिडिन नहीं है, थाइमिडीन होता है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन। और इसके बाद जो फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है वो 5th कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 2 वर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं, वन इज़ योर न्यूक्लियोटाइड, अनदर वन इज़ योर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर आपके 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपके 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 2 कंपोनेंट्स है, ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा नाइट्रोजनस बेस और दूसरा होगा शुगर बेस। ये न्यूक्लियोसाइड के 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर अब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आ जाए और फॉस्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोसाइड के साथ ऐड ऑन कर दे तो फिर ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट हो गए, तो ये और आपका ये प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप हो जाए इन दोनों के साथ यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ ऐड हो जाए तो ये जो साइड हो जाएगा ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ आके लिंक होगा, ये लिंक होगा न्यूक्लियोसाइड के 5C कार्बन पे। अब जैसे मैंने आपको शुगर मॉलिक्यूल बना के दिखाया था ना, ये मेरा कुछ ये ऐसे बनेगा, अरे गलत हो रहा है, एक सेकेंड ना, ये थोड़ा, हाँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगा। ये आपके डीऑक्सी राइबोज है, राइबोज है तो 5th कार्बन होगा, 5 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। डीऑक्सी राइबोज है तो आपका 5 कार्बन का राइबोज जो होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यहाँ पे ये 5th है। यहाँ पर एक और आपका C यहाँ पे
अटैच होता है, अगर आपको बायोमॉलिक्यूल्स याद है तो। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा इन डेप्थ बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा। यहाँ पर हम बायोमॉलिक्यूल्स के कंटेक्स्ट में ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ कि हमारे पास ऐसे डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और इसके से 5 कार्बन्स होते हैं। तो यहाँ तो हमारा NB लगेगा, नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे 5th कार्बन पे हमारा आगे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने वाला है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसकी लिंकेज किसके साथ होती है? ये न्यूक्लियोसाइड के साथ लिंकेज होती है, और उस लिंकेज का नाम क्या है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे 2 लिंकेज पढ़ने वाले हैं, ये हम 2 लिंकेज पढ़ते हैं। एक है आपका फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज, फॉस्फोएस्टर लिंकेज जो है वो नाइट्रोजन फॉस्फोएस्टर जो लिंकेज है वो आपका फॉस्फेट ग्रुप का न्यूक्लियोसाइड के साथ जो लिंकेज होगा उसको डोनेट करता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड का अटैचमेंट बताता है। ठीक है, कैसे अटैचमेंट होती है? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोसाइड के 5-OH पर आके लिंक होगा, और जो दूसरा लिंकेज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होता है? अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में आपको 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड दिखाई देते हैं। ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में सारे न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड है, तो इनके बीच में भी तो कुछ लिंकेज होगी। ये एक दूसरे के साथ लिंकेज है, एक दूसरे कनेक्ट है, तो किसी लिंकेज के थ्रू तो कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्शन होता है इस कनेक्शन को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ये द 2 मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का मतलब क्या है? पहले न्यूक्लियोटाइड का 3' ग्रुप और दूसरे का 5'। तो इस सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ ठीक बनाया था मैंने। 3' to 5' ये लिंकेज होता है, क्योंकि यहाँ से 5' फॉस्फेट है तो ये इसका एंड जो होगा ये होगा 3' ये होगा 3' ये पहले का ख़त्म हो गया। अब अगर मैं दूसरे का स्टार्ट करूँ तो ये होगा 5' और फिर यहाँ पे ये ख़त्म होगा 3' एंड। फिर अगर मैं थर्ड का शुरू करूँ तो ये होगा 5' फिर ये 5' लिख दिया, 5' और ये होगा 3' और फिर नेक्स्ट का अगर मैं स्टार्ट करूँ तो होगा 5' और ये होगा 3' तो इस तरीके से पूरे बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले का कनेक्शन दूसरे के साथ हो तो वो जो लिंकेज होगा उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ये 2 न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट और सेकंड 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। डाई मतलब 2, तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड दोनों आपस में कनेक्ट होके कैसे कनेक्ट होंगे? 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होंगे, और आपस में कनेक्ट होके क्या बना रहे हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और इसी तरीके से काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइन होंगे एंड टू एंड, और वो फाइनली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको मेंशन भी है। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज़ एट वन एंड फ्री 5' end sugar molecule रेफर टू 5' end ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड सिमिलरिटी अदर एंड जिसको हम बोलेंगे 3' end, और जिसको हम बोलते हैं 3' end ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस तरीके से ये पूरा आपका पॉलीमर का बैकबोन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन होगा। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज़ फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। इस तरीके से एंड टू एंड ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है ये तो हमने डीएनए का देख लिया। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप present at 2' position of the ribose. Also in RNA the uracil is found at the place of thymine. ठीक है, अब मैंने भी आपको जैसे ऊपर बता दिया, डीएनए के केस में थाइमिन होता है, आरएनए के केस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है।
तो इसके बाद इसका थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्कशन है कि आपको डीएनए का कैसे क्या हिस्ट्री है, डीएनए को कैसे इन्होंने डिस्कवर किया, कैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं, और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेस पेयरिंग क्या है, एडेनिन। और ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा है, बट ये आपस में कनेक्टेड भी तो होंगे, तभी तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, और इसके बाद रेप्लिकेशन क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में करेंगे, बट हम वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर इनका होता क्या है। और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, और मोर ओवर आपको समझ में आया है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग पूछना हो, कुछ आपके सजेशन हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, जो कि आई होप आपको आया होगा, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को प्लीज़ आप एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल मैत्री एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।